बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन अच्छी होने के बाद भी एमएसटी सीटी एग्जाम के अंदर अपने परसेंटाइल लूज कर जाते हैं। डोंट लेट दिस हैपन विथ यू। क्यों होता है ऐसे? क्यों होता है ऐसे कि पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स भी एग्जाम में हम अप्लाई नहीं कर पाते, हमें पढ़ी हुई चीजें वहां पर याद नहीं आती। अगर आपको एक अच्छे परसेंटाइल स्कोर करने हैं एमएसटी सीटी एग्जाम के अंदर, तो इस वीडियो के अंदर में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम हॉल में क्या होनी चाहिए स्ट्रेटेजी, क्या होना चाहिए एक पॉजिटिव माइंडसेट। इसके अलावा किन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, कैसे काम रहे अंडर प्रेशर, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर में। क्योंकि हॉल टिकट आ चुका है, एग्जाम आपका हो सकता है 11 को हो, 13 को हो, 15 को हो, किसी भी डेट पे रहे, बट ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करने में एंड एक स्ट्रेटेजी बनाने में एग्जाम से पहले एंड एग्जाम के लिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्विन एजुकेशन। मैं हूं प्रमोद और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने माइंडसेट को कर सकते हो प्रिपेयर, क्या होनी चाहिए आपकी एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी। सो इस वीडियो के हम बनाएंगे दो हिस्से, जिसके अंदर सबसे पहला हिस्सा हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होनी चाहिए आपकी एग्जाम से पहले की प्लानिंग एंड क्या होनी चाहिए ऑन टाइम एग्जाम की प्लानिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेटा आप एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो कि आपको पैनिक नहीं करना है। आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि पैनिक करोगे तो आपका माइंड और आपके मसल्स, मतलब कि जो भी चीजें आपको आती है, जो भी चीजें आपने पढ़ा है, उसको आप बहुत ही तेजी से भूलना शुरू हो जाओगे। सो सबसे पहले तो पैनिक नहीं करना है, डोंट पैनिक। एंड दूसरी बात, एक चीज अपने मन में डाल लीजिए कि सीटी इज नॉट अबाउट सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस। सबसे फर्स्ट चीज, सीटी इज नॉट अबाउट सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस। इट इज इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर सॉल्विंग करेक्ट। तो सबसे पहले सीटी की एग्जाम के अंदर टाइम एंड एक्यूरेसी, इस चीज पे आपको करना है फोकस। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से किया और अगर आपने एक्यूरेसी को बढ़िया से मेंटेन किया, तो 100% आपका जो एग्जाम है वो बेस्ट जाएगा। तो क्या होना चाहिए हमारा एक इफेक्टिव प्लान। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बिफोर एग्जाम क्या होनी चाहिए प्लानिंग। बिफोर एग्जाम क्या होनी चाहिए आपकी प्लानिंग। तो ध्यान समझिए, सबसे पहले तो आपको बेटा एग्जाम के अब अगर 2 या 3 दिन पहले बचे हुए हैं, तो आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। डोंट स्टडी न्यू टॉपिक्स, अवॉइड स्टडीइंग द न्यू टॉपिक्स। सेकंड, आपको सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से पढ़िए। जो फॉर्मूले आपने ऑलरेडी इसके पहले पढ़े थे, जिनको आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया था, उन सभी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे से देखो। सारे फॉर्मूलेस को बेटा लिख लिख के डबल से प्रैक्टिस करो, रिकॉल करो। क्योंकि एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आपको दिखेगा, तो जब क्वेश्चन दिखेगा तो ये नहीं होना चाहिए कि यार ऐसा कुछ तो फॉर्मूला था, यार कुछ तो याद नहीं आ रहा है, हल्का सा कुछ भूल रहा है। ये आप एग्जाम के अंदर अफोर्ड नहीं कर पाओगे। सो अगर लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो 100% जो फॉर्मूले आप घर पे लिख के प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम में जब आएगा तो आप परफेक्टली उसको यूज कर पाओगे। थर्ड पॉइंट जो आपको समझना है वो है कि केमिस्ट्री के अंदर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी नेमिंग रिएक्शन होती है। उन नेमिंग रिएक्शन के बीच में आपको ए बी सी करके ऐसे प्रोडक्ट का नाम पूछता है। वो प्रोडक्ट के नाम वाले रिएक्शंस को एक बार अच्छे से रिवाइज करना है थॉरली। हर एक रिएक्शंस को पलटा पलटा के चेक करिए क्या होना चाहिए, क्या होता है इसके अंदर में, क्या होता है इसके अंदर में, इसका ऐसे होगा तो क्या होगा। ये सारे रिलेशंस आपके माइंड में अच्छे से प्रिपेयर हो जाने चाहिए, अच्छे से बन जाने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितनी भी आपने अभी तक प्रैक्टिस की है, समझो सर इस चीज को, जितनी भी चीजें आपने अभी तक ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया है, अगर आपने प्रैक्टिस पीवाईक्यूज की किया, अगर आपने प्रैक्टिस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की किया होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इन सभी पीवाईक्यूज, इन सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में से आपको मालूम पड़ा होगा कि हमारी मिस्टेक्स क्या क्या है। हमारी मिस्टेक्स क्या क्या है। हो सकता है कोई बच्चा मिस्टेक करता होगा कैलकुलेशन में, कोई बच्चा हो सकता है फॉर्मूला लगाता है गलत, कोई बच्चा हो सकता है सिंप्लीफिकेशन में फंस जाता है, सिंप्लीफाई नहीं कर पाता। हो सकता है कोई बच्चा कैलकुलेशन अच्छे से कर रहा है, फॉर्मूला अच्छे से कर रहा है, सिंप्लीफाई बढ़िया कर रहा है, बट
उसका क्वेश्चन का सिलेक्शन का तरीका खराब है। वो अपने टफ क्वेश्चन को पहले ही उठा लेता है, चैलेंज ले लेता है, ईगो पे ले लेता है बात कि यार कुछ भी हो जाए इस क्वेश्चन को तो निपटा के रहूंगा। नो, दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट द ईगो, दिस एग्जाम इज मैनेजिंग द टाइम। किस हिसाब से आप टाइम को बढ़िया से मैनेज कर रहे हो, किस हिसाब से टाइम को आप इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के अंदर। तो किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है। ध्यान से आगे जाकर के आपको मैं इसी वीडियो के अंदर भी बताऊंगा कि क्या होना चाहिए आपका क्वेश्चन सोल्यूशन का अप्रोच, क्या होना चाहिए क्वेश्चन सिलेक्शन का अप्रोच। तो ये जितनी भी आपने मिस्टेक्स पीवाईक्यू करते वक्त, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते वक्त आपने जो आइडेंटिफाई किया होगा, इन सारी मिस्टेक्स को अच्छे से रिकॉल करो, रिवाइज करो। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त कहीं कॉपी में लिखा होगा तो उस कॉपी को पलटा के वापस फिर से देखिए और आप कहाँ कहाँ फंसते हो वो सब चेक करो एक बार। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे जो गलतियां ऑलरेडी हो चुकी है वो गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। देन नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम में, जब आप लोग एक दिन पहले की बात करते हैं, एग्जाम में जब आप लोग जाने वाले रहोगे तो उसके एक दिन बेटा पहले हॉल टिकट्स को अच्छे से चेक कर लेना। हॉल टिकट आपके पास में है नहीं है, करेक्ट है या फिर नहीं है। क्योंकि अभी ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ कुछ बच्चों की हॉल टिकट में पहले कुछ और डेट था, पहले कुछ और लोकेशन था, अब कुछ और डेट है, बाद में कुछ और है। तो एक्यूरेट वाला जो आपका हॉल टिकट है वो 7 तारीख को आ जाएगा। तो अच्छे तरीके से 7 तारीख पे जो आपकी हॉल टिकट आएगी उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना एग्जाम में एक दिन जाने से पहले। उस हॉल टिकट पे आपका लोकेशन क्या है, कॉलेज का लोकेशन उसको अच्छे से देख लीजिएगा। क्या है आपका टाइम का स्लॉट, उसे अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिएगा। ये सारी चीजें आपको अगर एग्जाम से एक दिन पहले पता रहेगी, क्रॉस चेक कर लोगे, तो फिर सुबह उठने के बाद आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। यू विल बी रिलैक्स्ड। क्योंकि पहले ही बोला, आप इस एग्जाम में पैनिक नहीं कर सकते। माइंड आपका स्टेबल रहे, माइंड आपका रिलैक्स रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट आता है आपका रिपोर्टिंग टाइम, आपको नोट करना है सबसे पहले तो। क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों का एग्जाम 10 बजे से रहे, हो सकता है कुछ बच्चों का एग्जाम सेकंड शिफ्ट में रहे, 2 बजे से रहे, बट एग्जाम का टाइमिंग और रिपोर्टिंग टाइम दोनों अलग अलग होता है। तो एग्जाम में जनरली आपको आधे घंटे 45 मिनट्स पहले पहुंचना पड़ता है। तो आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है इसको अच्छे से देख लेना। आई होप ये आपको समझ में आया कि एग्जाम से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको आपके सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट का डिस्कशन आगे जाके हम करने वाले हैं अभी। देन एग्जाम के एक दिन पहले, मतलब एग्जाम के एक दिन पहले की रात, वन डे बिफोर, वन डे, वन डे बोलिए या फिर वन नाइट बिफोर एग्जाम बोलिए, वन नाइट बिफोर एग्जाम, वन नाइट बिफोर एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी स्लीप। आपकी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बच्चे को एग्जाम में जाने से पहले कम से कम तो भी 6 से 7 घंटे सोना ही चाहिए। 6 to 7 hours ऑफ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक रिलैक्स माइंड जिस इफिशियंसी के साथ में काम करता है, थका हुआ माइंड उस इफिशियंसी से काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर दिमाग आपका ऑलरेडी थका हुआ रहेगा, एक ड्रेन्ड ब्रेन, एक थका हुआ दिमाग फॉर्मूले को रिकॉल नहीं कर पाता, फॉर्मूले को सोच नहीं पाता, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाता। तो सबसे पहले तो आपको एक रात पहले एग्जाम से अच्छे से सोना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। बच्चे पढ़ाई बढ़िया कर लेते हैं, बढ़िया प्रिपरेशन कर लेते हैं, बट स्लीप को अवॉइड कर देते हैं इस चक्कर में। ये आपको नहीं करना है। एंड देन जब आपका ये सारा का सारा प्रिपरेशन सही तरीके से हो जाए, तो फिर अब हमारे पास आता है ऑन टाइम एग्जाम में क्या करना है। व्हाट यू नीड टू डू ऑन टाइम इन द एग्जाम। तो ऑन टाइम एग्जाम के लिए आपको मैं बताऊंगा 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, मतलब कि पीसीएम की अगर हम बात करते हैं तो तीनों सब्जेक्ट की अलग अलग क्या होनी चाहिए स्ट्रेटेजी। ध्यान से बेटा, एक चीज तो कंफर्म है ना कि आपका पेपर पूरा का पूरा टफ नहीं आने वाला। मींस अगर हम बात करते हैं सबसे पहले फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंदर में सारे क्वेश्चन टफ नहीं आने वाले। 50 क्वेश्चन फिजिक्स के जब आएंगे तो उस 50 क्वेश्चन में से
30 टू 35 क्वेश्चन आपके इजी रहेंगे। इजी का मतलब क्या है? ये इजी में आपको ईदर क्वेश्चन विल बी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, और द क्वेश्चन विल बी डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड रहेगा। सेकेंड, आपका हो सकता है आपके 10 से 12 क्वेश्चन मीडियम लेवल के रहेंगे। 10 से 12 क्वेश्चन मीडियम लेवल का मतलब क्या है? ये क्वेश्चंस थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं। ये क्वेश्चंस में हो सकता है एक फॉर्मूला नहीं, 2 फॉर्मूले, मतलब कि 2 कॉन्सेप्ट एक साथ इन्वॉल्व रहें। तो हो सकता है कि फिजिक्स के कुछ ऐसा रहे डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन जो आपके क्वेश्चंस टफ लग रहे हैं, 5 से 8 क्वेश्चन अगर आपको टफ वाले भी आ गए, तो उन क्वेश्चंस को आप आराम से छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला पहले ही, CT exam is not all about solving all the questions. It is about solving the accurately and solving it within the time. ये इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। एंड देन फिर आपको मिलता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बताया मैंने आपको, केमिस्ट्री के अंदर में जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है, उन सबको आपको अच्छे से करके रखना है। जितनी भी नेमिंग रिएक्शन हो गई, जितने भी आपके फिजिकल केमिस्ट्री, ये तो मतलब बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है, बहुत स्कोरिंग पार्ट है आपका केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी फॉर्मूले हैं, आपको अच्छे से कर लेना है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में आपको 50-50 आना चाहिए। जैसे करोड़पति में होता है कि 2 ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, एंड जब 2 ऑप्शन बचेंगे तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के अंदर में बड़े ही आराम से उस 2 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा आप ये पता कर पाओगे। सो ऑप्शन एलिमिनेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। एंड वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या करना है सर? बेटा, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि ये मेरे को आता है, ये मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, वो आपको पहले अप्रोच करना है। किसी भी क्वेश्चन में आप 2 से लेकर के 3 मिनट वेस्ट नहीं करोगे। डोंट वेस्ट दिस टाइम, डोंट वेस्ट। आप अपना टाइम 2 से 3 मिनट एक क्वेश्चन में वेस्ट नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप ऑन टाइम एग्जाम में बैठे रहो, ऑन टाइम एग्जाम में बैठे हो, तो आपको टेस्ट सीरीज की राउंड 3 राउंड मेथड यूज करना है। 3 राउंड मेथड हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 3 राउंड मेथड में करना है क्वेश्चन को सॉल्व। सर क्या होता है ये 3 राउंड मेथड? ये 3 राउंड मेथड आपका, हम डिवाइड करते हैं इसको राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। सर राउंड 1 में क्या करना है? राउंड 1 में बेटा आपको वो सारे क्वेश्चन सिक्वेंशियली करते जाने हैं, करते जाने हैं, जो पढ़ते बराबर ये मालूम पड़े कि यार मैं तो ऐसा क्वेश्चन घर से पढ़ के आया हूं, मैं ऐसे क्वेश्चन को तो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुका हूं। ऐसे क्वेश्चन को आपको सबसे पहले करना है। देन इसी राउंड 1 के अंदर आपको वो क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू करना है जो आपको लगता है कि यार ये आता तो है बट ये टाइम कंज्यूम करेगा मेरा, यार इतने जल्दी से समझ में नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन। उन सभी को आप करोगे मार्क फॉर रिव्यू, और राउंड 1 से मार्क फॉर रिव्यूड क्वेश्चन को करोगे आप लोग सॉल्व राउंड नंबर 2 के अंदर। एंड देन फिर आप करोगे वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो आपको लगता था कि यार ये तो मेरे से सॉल्व ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि राउंड 3 में जो बच्चे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा, वही बनेगा इस एग्जाम का रैंकर, वही बनेगा इस एग्जाम का टॉपर। ये बात तो पक्की है, क्योंकि राउंड 1 के इजी क्वेश्चंस तो पूरी दुनिया करने वाली है सॉल्व, हर बच्चा कर लेगा। ये पूरी भीड़ करती है सॉल्व, ये अच्छी प्रिपरेशन वाले करते हैं सॉल्व, और ये करते हैं टॉपर्स। If you want to be the topper in this exam, if you want more than 99 percentile, then you can't skip this particular difficult question. but ये difficult question आपको पहले नहीं पकड़ना है, पहले भाई साहब एक रेंज 95 के ऊपर तो लाना पड़ेगा ना। तो 95 जब आपका आ जाएगा, तब आपको हाथ लगाना है उन डिफिकल्ट क्वेश्चन में। सर कैसे करेंगे हम? आपको हमेशा पी और सी, फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में कंबाइन में आएगा। तो कंबाइन में क्या करेंगे? शुरू करेंगे किसी भी एक सेक्शन से, एंड करते जाएंगे 50 क्वेश्चन फिजिक्स के,
जब आपके हो जाएँगे तो फिर आपको करने हैं 50 केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगातार में। जब आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा, देन आपका राउंड 1 खत्म, नाउ यू विल स्टार्ट द राउंड नंबर 2। कुछ बच्चे का अप्रोच होता है कि सर हम पहले पूरा फिजिक्स करेंगे, फिर पूरा केमिस्ट्री करेंगे। तो उस चीज़ में उस समय पे आप बेटा ध्यान रखना, केमिस्ट्री को आप 40 मिनट से ऊपर मत देना। 35-30 मिनट्स हैज़ टू बी मोर देन सफिशिएंट फॉर द केमिस्ट्री। सर क्यों बोल रहे हो ऐसा? क्योंकि फिजिक्स के अंदर टाइम कंज्यूम हो जाता है बहुत ज़्यादा। फिर बच्चे क्या करते हैं, केमिस्ट्री पहले करते हैं, फिजिक्स के लिए उनको टाइम ही नहीं मिलता। ये गलती आप नहीं करना। तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 इसको बहुत अच्छे से आपको यूज़ करना है एग्ज़ाम के अंदर। क्योंकि अगर आपने ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 को अच्छे से मैनेज कर लिया, तो समझ जाना कि आप एग्ज़ाम में अच्छा करने वाले हो। तो सर ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 क्या डायरेक्टली हमें जाकर के एग्ज़ाम में करना है प्रैक्टिस? नो, बिग नो, बिल्कुल नहीं मत करना ऐसा। आपको ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की प्रैक्टिस अब फुल लेंथ टेस्ट में प्रैक्टिस कर लेनी है पहले ही। क्योंकि बताया मैंने, टफ क्वेश्चन को पहले कर लोगे सिलेक्ट तो फँस जाओगे। आपके शुरुआत में ही 2 से 3 मिनट किसी एक क्वेश्चन में वेस्ट हो जाएँगे। 2 से 3 मिनट किसी एक टफ क्वेश्चन में वेस्ट करना मतलब 2 से 3 ईज़ी क्वेश्चंस को मिस करना और ये आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। क्या पता बेटा एग्ज़ाम के एंड में 48, 49, 50 ये क्वेश्चन आपके ईज़ी रहे तो? आप तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाए। आप पहुँचे तो आपको टाइम ही नहीं मिला। तो ये आप अफ़ोर्ड नहीं कर पाओगे। एंड सबसे लास्ट में बेटा, हर बार अपने आप को ये चीज़ बोलनी है, यहाँ से आने वाले हर दिन आप अपने आप को ये बोलनी है कि आई एम प्रिपेयर्ड, आई एम प्रिपेयर्ड, आई एम पावरफुल, आई एम प्रिपेयर्ड, आई एम पावरफुल एंड आई विल सॉल्व स्मार्टली। क्या बोलना है आपको? आई एम प्रिपेयर्ड, आई एम पावरफुल एंड आई विल सॉल्व स्मार्टली। आप पावरफुल हो, आप स्मार्ट हो, 100% आप इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करोगे। अगर आप प्लानिंग अच्छी रखोगे, अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करोगे। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छा स्कोर लेकर के आइए और फिर मिलते हैं एक अच्छे रिज़ल्ट के साथ। थैंक यू सो मच।